हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं दोस्तों, भारत के भूगोल में भूआकृतिक प्रदेशों की चर्चा की थी। अब दोस्तों उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश में जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और उसी के अंदर कंटिन्यू हम अब अपनी बातें आगे शुरू करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हमारी चर्चा चल रही थी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। पठारी प्रदेश दोस्तों, इसमें हमने इसके जो भाग हैं 3 भाग किए थे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 3 भागों में बांटा था। मध्यवर्ती मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा जो हमने भाग किया था वो किया था दक्कन का पठार। दक्कन का पठारी प्रदेश। और तीसरा जो हमने भाग किया इसका वो किया था दोस्तों उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार से संबंधित बातें पिछली कक्षा में कर ली थी। आज बात करेंगे दोस्तों इसी के तीसरे पार्ट की, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की पार्ट नंबर 3 है दोस्तों इसका, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों मेरे साथ एक मैप बना ले और उसमें जो जो चीजें मैं दर्शाता हूँ वो सारी चीजें आप भी दर्शा दें। जो भारत का उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उसी का चित्र बनाना है, बाकी का चित्र ना बनाए दोस्तों। तो दोस्तों मैप बनाए मेरे साथ, और केवल पूर्वी उत्तरी पूर्वी प्रदेश का ही आपको मैप बनाना है। और थोड़ा दोस्तों अगर बात करें तो ये हमारा जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है वो है, इसी में अगर मैं बात करूं भारत के जो पठारी प्रदेश हैं, एक उसी का ये जो पूरे उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसी का है दोस्तों। उसी में मैं बात करूं तो ये जो क्षेत्र है मेघालय के अंदर, इसी को कहते हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसी का हिस्सा दोस्तों एक यहाँ पे है, और इस पठार का नाम है, पठार के नाम से करवी एगलोग का पठार। दोस्तों इसे कहते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। दोस्तों इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों अगर उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें जिसमें मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार पर 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक यहाँ पे है, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, और एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। इन तीनों पर्वत श्रेणियों को दोस्तों उत्तर, मैं बात करूं अगर पश्चिम से पूर्व की, तो मैंने ये सीरियल से बनाई है और सीरियल से ही इनका नाम लिखेंगे आप। जो पहली श्रेणी है इसका नाम है गारो श्रेणी, गारो। दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है जयंतियां, जयंती श्रेणी। गारो श्रेणी, जयंती श्रेणी। और जो तीसरी श्रेणी है दोस्तों उसका नाम है, सॉरी दोस्तों,
दूसरी श्रेणी का नाम है खासी श्रेणी, और तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम क्या है, जयंती श्रेणी। इस प्रकार से इस पे 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंती। ये 3 श्रेणियां दोस्तों सीरत से है। अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की ओर, इनमें से जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है खासी श्रेणी की। खासी श्रेणी के ऊपर एक स्थान पड़ता है, खासी श्रेणी पे एक स्थान है मोहसिन राव। मोहसिन राव ये वो स्थान है दोस्तों जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा मापी गई है। यहीं पे दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी के पास एक और स्थान है चेरापूंजी। ये दोनों स्थान ही दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। इन स्थानों पर दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मैं बात करूं इस क्षेत्र की, तो यहीं पे दोस्तों जो करवी एंगलोंग का पठार है, इस पर एक पर्वत है, उसका नाम है कचार पर्वत। कचार पर्वत श्रेणी। दोस्तों कहते हैं कि ये जो मेघालय का पठार है, या मैं कहूँ उत्तरी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये जो पठारी प्रदेश है ये पहले प्रायद्वीपीय पठारी भूमि का ही हिस्सा था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो यहाँ पे एक भ्रंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? भ्रंश, जिसे हम जानते हैं मालदा गैप के नाम, मालदा गैप या भ्रंश के नाम से। इस भ्रंश के द्वारा दोस्तों ये जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से अलग हो गया, और भविष्य में वर्तमान में जो आप नदियां हैं गंगा और यमुना, और मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से इस गैप को क्या है भर दिया गया है। और धीरे धीरे मिट्टी जमा होने के कारण या जलोढ़ जमा होने के कारण ये जो भ्रंश है ये पूर्णतः क्या बन गया, मैदान के रूप में बन गया है। और जो आपका उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो इससे पूर्णतः अलग हो रखा है। दोस्तों ये जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये नागपुर पठार का या छोटा नागपुर जो पठार है उसी का हिस्सा माना जाता है, या मैं बात करूं पूरे प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है उसी का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों हमने बात की थी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की, इसमें हमने मेघालय का पठार पढ़ा और पूर्वी एग्लोंग का पठार पढ़ा। ये जो दोनों हिस्से हैं इसमें हमने मेघालय के पठार में 3 श्रेणियां पढ़ी, गारो, खासी और जयंतियां। गारो जो श्रेणी है, गारो, खासी, जयंतियां तीनों श्रेणियां मुख्य रूप से जो है मेघालय में स्थित है। इन तीनों श्रेणियों की अगर बात करूं तो इनमें से जो खासी श्रेणी है इसके ऊपर 2 स्थान है जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मोहसिन राम में और चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा को मापा गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो इसके बारे में लिखे दोस्तों, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है या हिस्सा है। दूसरी लाइन क्या आ सकती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों जो हिस्से हैं जुड़े हुए थे और भूगर्भिक घटना के कारण ये दोनों हिस्से अलग हो गए। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित। तो इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से दोस्तों? तो पहला लिखेंगे मेघालय का पठार, मेघालय का पठार के संबंधित बातें करेंगे दोस्तों। और दूसरा जो पठार है वह है दोस्तों करवी एंगलोंग का पठार।
एग लॉन्ग का पठार। दोस्तों इससे संबंधित बातें करेंगे, हेडिंग लगाएंगे मेघालय का पठार। हेडिंग लगा दे दोस्तों मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार में लिखें मेघालय का पठार। दोस्तों मेघालय के पठार से संबंधित बातें करें तो मेघालय के पठार में अगर इसके विस्तार की बात करें, विस्तार, तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय व असम, असम राज्य में स्थित है। दूसरी अगर बात करें तो इस पर गारो, खासी व जयंती श्रेणी स्थित है। आगे बात करें दोस्तों इससे संबंधित, तो गारो श्रेणी पर, गारो श्रेणी पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कोष्टक में लिख दो मोहसिन राव स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इससे संबंधित इसका जो दूसरा भाग है करवी एंग्लोंग का पठार। दोस्तों अगर विस्तार की बात करें, विस्तार कहाँ पे है तो असम के अंदर, असम राज्य में। बात करें दोस्तों तो इस पर कचार श्रेणी है। दोस्तों ये तो थी इसके भाग से संबंधित। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कुछ एक दो और पॉइंट ऐड करें दोस्तों इसी में। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में, नीचे स्टार्ट करें दोस्तों, अलग से लाइन में लिखें उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही भाग है। किसका भाग है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही ये क्या है, हिस्सा है या भाग है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से संबंधित बात, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में या उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में हमने बात की थी इसके तीसरे पॉइंट में कि जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से दो भाग? तो मेघालय का पठार और करवी एंगलोंग का पठार। मेघालय के पठार में हमने 3 श्रेणियों की चर्चा की, और 3 श्रेणियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो हमने बात की उनमें गारो, खासी और जयंती। इसमें से भी हमने दोस्तों जो खासी श्रेणी है इसके बारे में चर्चा की, और इस पर जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है मोहसिन राव चेरापूंजी, उसकी हमने चर्चा की। साथ ही हमने करवी एंगलोंग के पठार की चर्चा की। ये थी दोस्तों हमारी उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित चर्चा। आगे बढ़ेंगे इसी में और बात करेंगे अब अगले भौतिक प्रदेश की।
दोस्तों बात करेंगे चौथे जो भूभाग है या भौतिक प्रदेश है उसकी, और वो है दोस्तों मरुस्थल। मरुस्थलीय प्रदेश मैं बात करूँ तो कश्मीर से गुजरात वाला। दोस्तों इसी जो प्रदेश है इसी के अंदर जो हमारा मरुस्थल है वो पड़ता है। यहाँ पे एक श्रेणी पड़ती है, एक पर्वत श्रेणी है दोस्तों यहाँ पे गुजरात से लेके और दिल्ली तक, और इसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। और ये कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो प्रदेश पड़ता है या जो क्षेत्र है वही भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कहलाता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो भाग आता है वो आ जाता है गुजरात का, जो उत्तरी गुजरात है, उत्तरी गुजरात। दूसरा क्षेत्र आ जाता है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। तीसरा जो भाग आता है दोस्तों वो आ जाता है दक्षिणी पंजाब। और चौथा अगर मैं बात करूं इसी के अंदर दोस्तों तो वो भाग आ जाता है दक्षिणी हरियाणा। दोस्तों जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। मैं बात करूं अगर 4 राज्यों कौन कौन से हैं तो उत्तरी गुजरात, और मैं बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान, और दक्षिणी जो है दक्षिणी पंजाब और हरियाणा। तो चारों राज्यों में क्या फैला हुआ है? भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो फैला हुआ है। दोस्तों इसी से संबंधित चर्चा करें आगे तो इस मरु क्षेत्र के अंदर जैसलमेर में एक स्थान है और इस स्थान का नाम है आकल। क्या नाम है दोस्तों? आकल। यहाँ पर लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं दोस्तों, और उस क्षेत्र को, इस आकल क्षेत्र को इसी के नाम से यहाँ पे एक क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है, और उस क्षेत्र का नाम है दोस्तों आकल आकल वुड फॉसिल्स फॉसिल्स पार्क। या फिर इसी को अगर हिंदी में दोस्तों बात करें इसी के नाम की तो आकल आकल कास्ट आकल कास्ट जीवाश्म जीवाश्म उद्यान। आकल वुड फॉसिल्स पार्क या फिर आ जाएगा आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान। ये यही नाम इसका जो है हिंदी में पूछ लेता है या फिर इंग्लिश में पूछ लेता है। दोस्तों आगे अगर मैं बात करूँ इसी से संबंधित, अच्छा ये जो आकल क्षेत्र है कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। और जैसलमेर आप सभी को पता है कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। और चर्चा करें इससे तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे प्राचीन काल में कहते हैं कि जब चतुर्थक कल्प में घटनाओं के कारण मरुस्थल बना था उससे ही पहले यहाँ पे कहते हैं कि सघन वनस्पतियाँ पाई जाती थी। इस कारण से इस क्षेत्र में आज जो है लिग्नाइट कोयला है और साथ ही में पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करूं तो इसी क्षेत्र के अंदर जो है कहते हैं कि प्राचीन काल में टेथिस महासागर है उसका ये मरुस्थलीय क्षेत्र हिस्सा हुआ करता था। इस कारण से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नमक की खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों हम इसमें लिखेंगे। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाए दोस्तों मेरे साथ में, और आपने ये चित्र तैयार कर लिया होगा चर्चा करते हैं दोस्तों इससे संबंधित। तो सबसे पहले
उत्पत्ति 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 कब हुई? तो चतुर्थक चतुर्थक कल्प के प्लेस्टोसीन प्लेस्टोसीन युग में। आगे बात करें दोस्तों विस्तार की। विस्तार कहाँ तक है? तो हमने अभी चर्चा की थी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 4 में। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले गुजरात, और वो भी कौन सा गुजरात का हिस्सा? उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान। साथ ही बात करें तो दक्षिणी दक्षिणी पंजाब व दक्षिणी हरियाणा के अंदर क्या है? इसका विस्तार है। और चर्चा करें दोस्तों इसी से संबंधित, तो हमने बात की थी कि जो मरुस्थलीय है, भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल प्राचीन काल में टेथिस टेथिस महासागर का भाग था। और चर्चा करें दोस्तों इसी से संबंधित, तो यहाँ पर भारतीय मरुस्थल में भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं 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 तो विशेषताओं में लिखो 2-4 लाइनें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। विशेषताओं से संबंधित अगर चर्चा करें हम दोस्तों, मरुस्थल की विशेषताओं की अगर चर्चा करें तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है यहाँ पर लिग्नाइट कोयला व पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। दूसरी अगर चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर यानी भारतीय मरुस्थल में यहाँ पर प्राचीनतम वनस्पति के प्राचीनतम वनस्पति के क्या पाए गए हैं? साक्ष्य पाए गए हैं। एरो करके लिख दे दोस्तों, डैश करके, कहाँ पे पाए गए हैं? तो आकल गांव जैसलमेर। और कौन से स्थान पे? आकल गांव जैसलमेर में। कौन से पार्क में? तो दोस्तों पार्क का नाम भी लिख लें, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान। ऑब्लिक करके दोस्तों
एक और नाम लिख लें इसका। और अगला नाम क्या है इसका? आकल। इंग्लिश में इसको आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं लिख दो यहाँ से। यहाँ से क्या है? अवशेष पाए गए हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों मरुस्थल से संबंधित या इसकी विशेषताओं से संबंधित। तो एक और लाइन लिखें, टेथिस महासागर का भाग होने के कारण यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इसलिए इसी में लिखे दोस्तों, इसलिए इस मरुस्थल को सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। ये थी दोस्तों हमारी मरुस्थल से संबंधित बात। जो चौथा हमने भौतिक भूआकृतिक प्रदेश पढ़ा, जिसमें हमने चर्चा की किस किस की। तो हमने बात की थी कि इसमें 4 राज्य आते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो चतुर्थक कल्प में हुई थी। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों अगले भौतिक प्रदेश की, और वो हमारा जो 5वां भौतिक प्रदेश है वो है तटीय प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? तटीय भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश। जो तटीय भौतिक प्रदेश है, अगर उसकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो उत्पत्ति हुई थी चतुर्थक कल्प में। कब हुई थी दोस्तों? चतुर्थक कल्प में। और अगर मैं बात करूं भारत के तटीय प्रदेश की, तो भारत का जो तटीय प्रदेश है उसके 2 हिस्से हैं, एक पूर्वी तटीय प्रदेश और एक पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो सबसे पहले एक मैप तैयार करें मेरे साथ दोस्तों, और केवल नीचे का ही हिस्सा बनाएं। गुजरात से लेके, गुजरात में जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ के रण का जो क्षेत्र है, वहां से लेके और पश्चिम बंगाल तक लगभग दोस्तों जो भारत का क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, वो इसी रूप में दिखाई देता है। बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस क्षेत्र को तो कहते हैं, मैं बात करूं इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी तट या तटीय प्रदेश, और इस वाले क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी तट। 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक नदी है दोस्तों यहाँ पे, और उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। इस नदी के नीचे का क्षेत्र, और बात करें इधर तो यहाँ पर इस वाले हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं कच्छ का रण। इस रण वाले क्षेत्र से लेके और कन्याकुमारी तक के हिस्से को तो क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। और स्वर्ण रेखा से लेके और कन्याकुमारी तक के हिस्से को क्या कहते हैं? पूर्वी तट, कन्याकुमारी। ये कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। चर्चा करें दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? पूर्वी तट की। तो पूर्वी तट पे ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं कच्छ का रण। इसके नीचे जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का,
ये 1 नंबर। 2 नंबर दोस्तों पश्चिमी तट, इधर लिखिए, ठीक है। 2 नंबर अगर बात करूं दोस्तों तो इसका नाम है काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ तट। इसके आगे अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, महाराष्ट्र तक का जो क्षेत्र है, 3 नंबर पे इसको जानते हैं गुजरात का तट, गुजरात का तट। दोस्तों तट कह दो या तटीय मैदान के दो, बात एक ही। आगे बात करूं दोस्तों गुजरात के तट से और महाराष्ट्र में मुंबई से लेके और बात करूं तो गोवा तक, गोवा तक के इस भाग को कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। दोस्तों कोंकण तट से आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ गोवा में, गोवा से लेके और बात करूं कन्याकुमारी तक के पूरे भाग को नाम दिया गया है दोस्तों मालाबार तट, मालाबार तट। अगर बात करूं दोस्तों आगे इसी से संबंधित तो मालाबार तट के अंदर ही, मालाबार तट के अंदर ही कर्नाटक के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है और उस क्षेत्र को हम जानते हैं कर्नाटक का तट कह दो या फिर कन्नड़ तट कह दो, कर्नाटक या फिर कन्नड़ तट के नाम से, कन्नड़ तट। दोस्तों ये सारे जो क्षेत्र हैं ये किसका हिस्सा है, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश का। और अब बात करेंगे दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की या पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश की। इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो स्वर्ण रेखा नदी है इसके क्षेत्र, इसमें दोस्तों हम नीचे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कन्याकुमारी से लेके और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तक के इस भाग को नाम दिया गया है दोस्तों कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों तो कोरोमंडल तट से आगे जो क्षेत्र है इसे नाम दिया गया है दोस्तों, वैसे तो ये संपूर्ण जो क्षेत्र है कोरोमंडल से लेके ये पूरा जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है दोस्तों उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। लेकिन इस उत्तरी सरकार तट के अंदर ही एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया है दोस्तों काकीनाड़ा तट, काकीनाड़ा तट। इसी के आगे अगर बात करूं दोस्तों उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के क्षेत्र को कहा गया है दोस्तों उत्कल तट, उत्कल तट। तो दोस्तों ये जो सारे मैंने जो तट बताए हैं कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, दो भागों में बांट रखा है। उत्तरी सरकार के अंदर ही दो क्षेत्र आते हैं काकीनाड़ा तट और उत्कल तट। ये जो हिस्से हैं किसके हैं, तो मैं बात करूं तो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश का भाग है। दोस्तों ऐसा अपना एक मैप अपनी कॉपी में तैयार कर लें और सारा का सारा ऐसे कैसे आप इसमें नोट कर लें, फिर चर्चा करेंगे इससे संबंधित आगे। तो ये जो पूरा मैप अपनी कॉपी में तैयार करें, इसमें बात की दोस्तों हमने पश्चिमी तट में हमने बात की थी सबसे पहले कच्छ के रण की, जो ऊपर है कच्छ के रण का तटीय प्रदेश। उसके बाद में हमने बात की काठियावाड़ का तट। उसके बाद में हमने चर्चा की गुजरात के तट, जिसको सौराष्ट्र के तट के नाम से भी जानते हैं। मुंबई के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुंबई वाला जो क्षेत्र है वहां से गोवा तक के जो तटीय प्रदेश है उसे हम जानते हैं कोंकण तट के नाम से। गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक के जो भाग है उसे हमने नाम दिया है क्या दोस्तों, तो उस क्षेत्र को दिया गया है मालाबार तट। मालाबार तट के अंदर ही कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है और उस क्षेत्र को नाम दे रखा है दोस्तों कन्नड़ तट या फिर मैं कह दूं तो गुजरात तट। इसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश को हमने दो हिस्सों में बांटा दोस्तों, और दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हमने एक तो उसको बांटा कोरोमंडल तट और दूसरा जो क्षेत्र है वो बांटा दोस्तों उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट की अगर बात करूं तो इसके अंदर तमिलनाडु और गुजरात का क्षेत्र आ जाता है, और अगर मैं बात करूं उत्तरी सरकार तट तो इसके अंदर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और साथ में पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। तो
तो ये थी दोस्तों हमारी पूर्वीय तटीय प्रदेश से संबंधित बात। अब इसके नोट्स तैयार कर ले दोस्तों, तो मेरे साथ अब सभी नोट्स तैयार करेंगे। तो हेडिंग लगा दे दोस्तों पश्चिमी, सभी हेडिंग लगा दे दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। एक नंबर डाल के दोस्तों हेडिंग लगा दे सभी पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। बात कर रहे हैं हम किसकी, तो तटीय मैदानी प्रदेश की। और तटीय मैदानी प्रदेश के अंदर भी आपको एक नंबर लगा देना है, तटीय मैदानी प्रदेश। इसके अंदर दोस्तों एक नंबर करके और आपको लगा देना है तो पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश है, इसके दो भाग हैं। पहला आपको लगा देना है कौन सा, तो पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। इसके अंदर लिखे दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करूं पश्चिमी मैदानी तटीय प्रदेश की, तो उत्पत्ति चतुर्थक कल्प में, दोस्तों अगर विस्तार की बात करें, विस्तार तो गुजरात में कच्छ के रण से, कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। दोस्तों आगे इसी से संबंधित चर्चा करें तो इसके मुख्य रूप से, अगर दोस्तों एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें 5 भाग दे रखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो गुजरात का तट है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो आप इसमें लिख दें जो इसके जो मुख्य रूप से भाग किए गए वो कितने हैं, 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हेडिंग लगा दे दोस्तों एक नंबर पे कच्छ का रण, कच्छ का रण, या फिर बात करें दोस्तों तो इसको कह सकते हो कच्छ का रण या फिर तट भी कह सकते हो, तटीय मैदानी प्रदेश। दोस्तों ये है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर 2 नंबर लगाएंगे दोस्तों, और 2 नंबर पे आप लिखोगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। दोस्तों इस काठियावाड़ तट को ही गुजरात का जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है वो भी इसी में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए कोष्टक में इसी में लिख ले दोस्तों सौराष्ट्र का तट, सौराष्ट्र का या फिर गुजरात का तट, गुजरात का तट। दोस्तों मैप में मैंने आपको अलग बताया था, बाकी मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में 5 हिस्से माने गए, इसलिए काठियावाड़ के तट को ही किसका हिस्सा मान लिया जाता है, गुजरात के तट का। तो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है ये भी कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। तीसरे भाग की प्रदेश या तीसरे तटीय मैदानी प्रदेश की बात करें तो वो है दोस्तों कोंकण तट, कोंकण तट। और ये है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। आगे चर्चा करें दोस्तों, आगे चर्चा करें दोस्तों तो चौथा जो इसका क्षेत्र है, चौथा भाग है वो है कन्नड़ तट, कन्नड़ कह दो या कर्नाटक कह दो, कर्नाटक तट। दोस्तों ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक के अंदर है,
इसके बाद में अंतिम की अगर बात करूं, अंतिम तटीय प्रदेश की, तो वो है मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार जो तट है ये है दोस्तों गोवा से लेके, गोवा से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तक। दोस्तों अगर बात करें मालाबार तट की, तो ये मालाबार तट, मालाबार तट लैगून के लिए प्रसिद्ध है। लैगून के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख लैगून झीलों की अगर मैं बात करूं यहाँ मालाबार तट की, प्रमुख लैगून झील, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है वेमनाड, वेमनाड झील। और दोस्तों इसी के साथ बात करूं तो एक और झील है पुन्नम, पूनम दा झील। ये दोनों ही दोस्तों कहाँ पे हैं, केरल के अंदर। दोस्तों इसी मालाबार तट पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर मैं चर्चा करूं, तो भारत का जो मानसून है वो सबसे पहले मालाबार तट पे ही आता है। तो भारत में सर्वप्रथम मानसून आगमन इसी तट पर आता है। दोस्तों ये थी हमारी पश्चिमी तटीय प्रदेश से संबंधित बात। अब आगे चर्चा करेंगे दोस्तों पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी में जो इसका दूसरा भाग है दोस्तों वो डाल दें, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। दोस्तों उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी चतुर्थक कल्प में। अगर विस्तार की बात करें दोस्तों तो स्वर्ण रेखा नदी से, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक, कुमारी तक। दोस्तों इसको इसको दो भागों में, दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले हेडिंग लगाए दोस्तों एक नंबर पे उत्तरी सरकार तट। क्या लिख दें दोस्तों, उत्तरी सरकार तट। और इसके अंदर लिखें दोस्तों उत्तरी सरकार जो तट है, अगर मैं विस्तार की बात करूं दोस्तों, विस्तार तो स्वर्ण रेखा नदी से, रेखा नदी से, स्वर्ण रेखा नदी से आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश तक। अगर बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित तो आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है दोस्तों, इसके कुछ भाग हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसको 3 उप विभागों में
सॉरी दो में दोस्तों, दो उप विभागों में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से हैं बात करेंगे दोस्तों। फिर से दो उप विभागों में बांट रखा है दोस्तों। कौन कौन से दो उप विभाग हैं, तो पहला लगाएं दोस्तों, पहला जो उप विभाग है उसका नाम है उत्कल तट, उत्कल तट। दोस्तों अगर इसके विस्तार की बात करूं तो मुख्य रूप से स्वर्णरेखा नदी से उड़ीसा उड़ीसा तक, मुख्य रूप से उड़ीसा में ही फैला हुआ है दोस्तों, तो उड़ीसा में है। साथ ही बात करूं तो यहाँ पर इस तट पर, इस तट पर, इस तट पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की झील स्थित है दोस्तों, डैश करके नाम लिख दें चिल्का झील। दोस्तों डैश करके नाम लिख दे, कौन सी झील है, चिल्का झील, चिल्का झील। आगे बात करें दोस्तों इसी के दूसरे पार्ट की, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो है दोस्तों काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। दोस्तों ये जो तट है ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश के दूसरे भाग की, और जो दूसरा भाग है वो है दोस्तों दूसरा भाग है दोस्तों कोरोमंडल तट। तो इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, क्या हमने लिख लिया था ख करके, इसका दूसरा भाग लिखे दोस्तों कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट जो है इसकी अगर मैं विशेषताओं की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले कोरोमंडल तट में दोस्तों एक बार फिर से आपको मैप के द्वारा थोड़ा सा एक बात जो छूट गई समझा देता हूँ। ये कोरोमंडल जो तट है इसमें बात करूं मैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है यहाँ पे दोस्तों एक झील है दोस्तों, इस झील का नाम है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कोरोमंडल तट पर ये झील है जिसका नाम है, झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। तो दोस्तों आप मैप में इसको भी दर्शा दें वहाँ पे। तो इससे संबंधित चर्चा करूँ मैं, तो सबसे पहले लिखिए इसमें इस तट पर पुलिकट झील स्थित है, जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में फैली है। दोस्तों अगर बात करूं कोरोमंडल तट की, तो इस तट पर भारतीय लौटते मानसून द्वारा वर्षा की जाती है, सर्वाधिक लिखते दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तो यहीं पे होती है
सर्वाधिक वर्षा की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूर्वी तटीय प्रदेश से संबंधित बात। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की भारत के तटीय मैदानी प्रदेश की और भारत का जो उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश है उससे संबंधित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसी मेहनत करते रहेंगे, अधिक से अधिक दोस्तों को आप हमारी क्लास में जोड़ें और सहयोग करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।